की थी ना? Yes, जी sir. सर, बाकी हो गया था, सिर्फ सरफेस टेंशन हो रहा है। Right. Wills College, I request you to keep me as a host that I can record the lecture, please. Thank you. Thank you. Right, students. So let me to discuss about the surface tension first of all. And for discussion about the surface tension, let me to share screen just for a few seconds or a few, so that we could discuss about the surface tension. And the rest of the properties we already have discussed about the water. So what is the surface tension? And let me just share screen with you. Yeah. Now, here we go now. Can you see my whiteboard now? Yes sir. Yes, sir. Okay, so here I'm just going to draw, a container. And in this container, we have some water molecule. Like these are the water molecule. 1 water molecule, 3 water molecule, 4 water molecule we have. On the same pattern, there's something I have to discuss with you. Like here, these are in a specific pattern about the water molecules. Students, tell me one thing, you know what is cohesion? I mean, force of attraction among the water molecules. ठीक है? अगर मैं इस water molecule की बात करूं, मैं इसको थोड़ा highlight कर दूं, इस वाली की, तो इसको हर तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड खींच रहे होंगे. अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को रेड से शो करूं, तो आप देखिएगा जरा, यानी इसको भी ये मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ये मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा. इसलिए ये अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहता है, किसी तरफ ये मूव नहीं करता, बिकॉज इक्वल intermolecular force of attraction, which is hydrogen bonding, keep this molecule stable in its position. यही चीज अगर मैं इस मॉलिक्यूल के लिए कहूं, तो इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, 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 तो ये भी स्टेबल है. बट व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल? अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसको ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ऊपर से ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे से ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, और साइड से क्या है? एडहेजन है. आपने पढ़ा था एडहेजन का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड आउटर सरफेस. तो जो बाहर सरफेस है वो वाटर को स्टेबल कर रहा है हर तरह. इस तरह इसके साथ भी यही होगा. तो मैं एडहेजन को अगर ग्रीन से शो करूं, तो ये एडहेजन है, दिस इज एडहेजन. ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, वो यहाँ है. दिस इज वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. तो ये वाटर मॉलिक्यूल देखो, यहाँ से क्या चीज है? यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ एडहेजन, ये स्टेबल है. इस तरह हर एक के साथ ये होगा. बट व्हाट अबाउट दोज वाटर मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, टॉप लेयर? जो टॉप लेयर पे वाटर मॉलिक्यूल है, मैं इनको किसी एक का जिक्र करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, इन दोनों की मैं बात कर लेता हूं. तो इसको तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ से भी इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ने पकड़ लिया. आई मीन यहाँ से ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसके साथ, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड है. तीन तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है. अब ऊपर कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो इसको होल्ड कर सके. इसी तरह इसके साथ भी यही होगा, ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं जो होल्ड कर सके. लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की, जो ये वाला लास्ट, सेकंड लास्ट है, और ये वाला जो आखिरी कोने में है, इनके साथ एडहेजन होगी, और वो एडहेजन मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ. ये भी एडहेजन है, ये भी एडहेजन है. तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर टॉप लेयर को आप नीचे खींचे और ऊपर कोई मॉलिक्यूल ना हो जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, तो इसलिए आपको वाटर का जो लेयर होगा वो डिफ्लेक्ट होके मेनिस्कस बना देगा, यानी यूं. ये अगर कंटेनर है, तो इस अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको जो वाटर का सरफेस नजर आ रहा होगा, वो कुछ यूं नजर आ रहा होगा. मतलब ये जगह थोड़ी सी ऊंची, और ये हमारे पास मेनिस्कस बनता है. ये जगह ऊपर क्यों है? बिकॉज ये मॉलिक्यूल नीचे नहीं आते, एडहेजन है. ये मॉलिक्यूल नीचे नहीं आते, एडहेजन है. लेकिन जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल है वो नीचे इसलिए डिफ्लेक्ट होते हैं. इसलिए क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अनइक्वल होती है. इसकी वजह से सरफेस के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, और वाटर का जो सरफेस है वो श्रिंक हो जाता है, इसका एरिया कम हो जाता है, अगर आप देखें तो मेनिस्कस की वजह से. अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा?
बेटा पहली बात तो ये बताओ, समझ आ रही है कहानी क्या हो रहा है सरफेस टेंशन में? एक्नॉलेज करें। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. चले, अब इसका फायदा क्या होगा? देखो मुझे आप लोग एक बात का जवाब दो, अगर ये टॉप लेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनके करीब आ रहे हैं, जब तो डिफ्लेक्शन हो रही है, तो उससे आपको क्या लगता है कि जो टॉप लेयर है वो ज्यादा लिक्विड हो जाएगा या ज्यादा सॉलिड की तरफ जाएगा अगर अगर पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस कम होगा? Solid की Solid. तरफ से. Solid. हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी का टॉप लेयर होगा ये थोड़ा सा थिक होगा, मतलब विस्कस होगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वाटर, ठीक है ना? अच्छा, अब इस थिकनेस का फायदा ये होता है कि जब कोई इंसेक्ट आता है, कोई मॉस्किटो है या कोई पॉन्ड स्कैटर है जो यहाँ के सेटल होता है, तो वो जब यहाँ बैठेगा तो उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। जैसे कोई चीज लैंड कर रही हो, अगर वो लैंड जो है वो थिक ना हो तो उसको बड़ा मुश्किल होगा अपने आप को यहाँ सर्वाइव करना, वाटर के अंदर वो डिप होगा। जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा, क्योंकि वो जो मॉस्किटो होती है या पॉन्ड स्कैटर्स होते हैं उनकी वजन इतना नहीं होता, उसका इसकी इतना मास या आप कह सकते हैं उनका वजन इतना नहीं होता, और ये जो टॉप लेयर होता है वाटर, इसकी थिकनेस इतनी काफी होती है कि वो इसको यहाँ आकर अकोमोडेट करते हैं। तो इसी वजह से वाटर के ऊपर ये जो मॉस्किटो बैठते हैं, लार्वा प्यूपा वगैरह बनाते हैं, वो टॉप लेयर के ऊपर इसके साथ एडहेयर करते हैं अपने आप को। और जब हम केरोसिन ऑयल स्प्रे करते हैं तो, और केरोसिन ऑयल का क्या फायदा होता है, उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, तो जब आप केरोसिन डालते हो तो केरोसिन इसके ऊपर एक टॉप लेयर बना देता है इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पानी से लेस डेंस है, वो डूबेगा नहीं और उससे ऑक्सीजन पास नहीं होता, वो यहाँ ब्रेक करेगा इस लेयर को, तो नीचे जितने भी लार्वा या प्यूपा होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता और उनकी डेथ हो जाती है। तो मसलन ये हुआ कि असल में जो सरफेस टेंशन है वो शायद हमारे लिए तो फायदेमंद किसी एंगल से होगा, लेकिन इंसेक्ट्स के लिए, आपकी बायोलॉजी में इंसेक्ट्स के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी क्रिएचर है, आई मीन वो भी ऑर्गेनिजम्स है, तो उनके लिए एक बेनिफिशियल प्रॉपर्टी होती है वाटर की, ताकि वो इसके ऊपर सस्टेन कर सके अपने आप को। गॉट इट बेटा, समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. मैं आपके साथ इसकी जो नोट्स है वो शेयर कर रहा हूँ, तो इसको प्लीज थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मैं सर आपके साथ फाइल शेयर करने जा रहा हूँ। Yes, so now here we go. Extension. जी, अब देखिएगा सरफेस टेंशन क्या है, इसको व्हाइट किया है मैंने, यहाँ पे नजर आ रहा है सरफेस टेंशन। Surface tension is the tendency of liquid surfaces to shrink into the minimum surface area possible. This is because of the forces of attraction, hydrogen bonding between surface water molecule जो पानी के surface के ऊपर होंगे and molecule just below the surface molecule, इनके दरमियान जो attraction होगी unequal. So surface tension allows insects like pond scatters, water striders, which are usually denser than water, जो कि पानी से थोड़े से भारी होते हैं, अगर पानी dense ना होता तो शायद वो डूब जाते पानी में, and to float, उनको enable बना देते हैं कि वो पानी के ऊपर क्या करे, float करे and slide on a water surface. तो जिस तरह हम लोग अगर पानी के अंदर होते हैं तो मूव नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि पानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम पानी को फ्रीज करें तो आप उसी पानी के ऊपर आप भाग दौड़ कर रहे हैं, खेलते भी हैं, क्योंकि वो आपको कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, दे कैन बेयर योर वेट। तो जैसे आइस होती है, बर्फ होती है, तो इसका मतलब है यूजुअली डेंसर देन वाटर टू फ्लोट एंड स्लाइड ऑन अ वाटर सरफेस। हाई सरफेस टेंशन इन वाटर देयरफॉर प्रोवाइड अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म to the insects to adhere themselves on the surface of the water. बेटा समझ रहे हो सब? क्लियर है? सर। अच्छा, और ये डॉक्यूमेंट शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, अगर आप इसको देखिए, आई थिंक मैंने शेयर किया है आपके साथ, ठीक है? चलिए, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ फूड टेस्ट की बात की थी, वो भी मैंने इस नोट्स के अंदर दिए हुए हैं कि किस तरह फूड टेस्ट हम मुख्तलिफ परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ biological molecule. And now let me to start the new chapter, which is the biological biological membranes. क्या कहेंगे? Biological membranes. तो बच्चों,
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को समझाने के लिए मैं चूंकि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स कल दे चुका हूं और उसकी एक रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे पास। मैं चाह रहा हूं कि आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन से सुने और मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं इस वक्त। तो इन द मीन टाइम अगर आपने कोई चीज मुझसे पूछनी होगी सो आई रिप्लाई इट। सो आर यू रेडी? Yes. Okay, give me a few seconds please so that I start the topic. Yeah, so please focus now. I'm just going to share screen with you. Is it visible? नजर आ रहा है? Yes. अच्छा, जब रिकॉर्डिंग चलेगी तो काइंडली मुझे साथ में फिर एक मैसेज के थ्रू बता दीजिएगा कि एवरीथिंग इज क्लियर और अब आपको समझ आ रहा है, ठीक है? मैं भी आपके साथ कनेक्टेड हूँ, तो अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे चैट के थ्रू बता दिया करें और अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो डायरेक्ट माइक में पूछिएगा मुझसे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? सो प्लीज बी रेडी नाउ। So here we go now. Biological membrane is our new topic, and this chapter has two names. I mean, there's two, but it's not one of biological membrane and cellular transport. This is the name of this chapter. Cellular transport का मतलब होता है वो ट्रांसपोर्ट जो सेल्स के आर पार हो रहा हो, यानी डिफ्यूजन, यानी ऑस्मोसिस, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट and bulk transport. So 4 types of transportation will be studied in this chapter: diffusion, osmosis, active transport, bulk transport, and so on. And biological membrane. So the first heading here in this chapter, what are the function of the membrane? Membrane के functions क्या होने, क्या important functions हैं? For 4 marks, I have 4 points to discuss with you. पहला point है, membranes are highly selective in their permeability, allowing certain molecules and ions while preventing others according to their need. This selectivity of membrane changes with time with situation. बड़ी इंटरेस्टिंग बात बेटा। ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, आई मीन हमारे सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो सेलेक्टिविटी होती है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। और वो कैसे चेंज होगी, इसी चैप्टर का वो हिस्सा है जिसमें बताऊंगा कि एक सेल एक पर्टिकुलर आयन के लिए एक वक्त में वो सेलेक्टिवली परमेबल नहीं है, लेकिन दूसरे वक्त में वो उसी आयन के लिए सेलेक्टिव है। कोई किसी चीज को एक मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करते और दूसरी बार वो अलाउ करते हैं, कैसे ये हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल एक तो ये बात हुई कि इट कंट्रोल द ट्रैफिक इन एंड आउटवर्ड ट्रैफिक ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या मैं एक वर्ड लगा रहा हूँ पार्टिकल्स। जब मैं पार्टिकल का वर्ड लगाता हूँ तो पार्टिकल का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं। तो एक मेम्ब्रेन के आर पार एटम, मॉलिक्यूल और आयन की जो मूवमेंट होती है वो सिलेक्टिव होती है। मेम्ब्रेन फैसला करेगी कि किस चीज को जाना चाहिए और किस चीज को
नहीं जाना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड सेपरेट कंपार्टमेंट्स फॉर ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल। यानी हर ऑर्गेनेल का अपना एक मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मेम्ब्रेन्स। हम किसी एक मेम्ब्रेन को नहीं पढ़ते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सारे मेम्ब्रेन्स पढ़ रहे हैं एक वक्त में। और तकरीबन सारे मेम्ब्रेन्स का जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता उसमें। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट की मैं एक मिसाल देता हूँ बेटा। जैसे कि आपका कॉलेज है। अब कॉलेज के अंदर रूम्स बने हैं। हर रूम के अंदर एक खास किस्म की क्लास होती है, किसी में फिजिक्स है, किसी में केमिस्ट्री है, किसी में मैथ्स है, अकाउंटिंग है, बिजनेस है। हर एक टीचर अपना अपना लेक्चर दे रहा है। अब हमें एक एक प्राइवेट एनवायरनमेंट, एक प्राइवेसी होती है। जो केमिस्ट्री वाला है वो फिजिक्स वाले की आवाज नहीं सुन रहा, जो फिजिक्स वाला है वो बिजनेस स्टडी वाले की आवाज नहीं सुन रहा। हर जगह अपना अपना काम स्मूथली चल रहा है। अगर ये दीवारें ना होती और ये सब लोग एक दूसरे को नजर आ रहे होते और बातें कर रहे होते तो इतना शोर होता कि एक चीज समझ नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर हर ऑर्गेनेल के अंदर क्या हो रहा है वो दूसरे ऑर्गेनेल से डिफरेंट है। आई मीन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट का अपना मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी अपना मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का अपना मेम्ब्रेन है। नो ऑल दोस केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन दीस ऑर्गेनेल्स, they are working separately। कोई भी स्ट्रक्चर दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, वरना ये सारी केमिकल रिएक्शन आपस में मिक्स होती और गड़बड़ होती। सही है। This enables the organelles to perform their reactions in each compartment separately without interfering each other। बेटा दो फंक्शन हो गए, selective permeability and provision of separate compartments for each organelle so that there should be no interfere inside the chemical reactions inside the different organelles। दो हो गए। तीसरी चीज जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना कंसंट्रेशन बिल्टअप करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेटा आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा अपनी लाइफ में, जिसको हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन, मैं बाद में मिटा दूंगा इसको। एंटीजन जानते हो क्या होता है? व्हाट इज एन एंटीजन? जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एंटीजन है क्या चीज? एंटीजन कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन और लिपिड या प्रोटीन और ग्लूकोज से बना हो, यानी वो ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड से बना होता है एंटीजन और ये मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है। हमारे हर सेल के ऊपर एंटीजन्स लगे होते हैं, हर सेल के ऊपर, कोई सेल ऐसा नहीं जिसमें नहीं लगे होते। बेटा ये जो एंटीजन होता है ना, ये बेसिकली होता क्या है? ये होता है एक टैग। आप टैग जानते हो ना, टैग या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आई मीन इस एंटीजन की वजह से हमारी बॉडी के सारे सेल्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, एंड देन नेवर इनकाउंटर, और वो एक दूसरे के साथ इनकाउंटर नहीं करते। आई मीन इंटरफेयर नहीं करते, आई मीन लड़ते नहीं है, फाइट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बॉडी के अपने ही सेल्स हैं। मसलन अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई बच्चा है जो अल्फा स्कूल का बच्चा है, क्लास 3 या 4 का, अब आप उसको पहचानते नहीं है, लेकिन वो रोड पे जा रहा है, उसने अल्फा का यूनिफॉर्म पहना है, तो आप फौरन पहचानते हैं कि यार ये हमारी स्कूल का बच्चा है, क्योंकि आप उसकी यूनिफॉर्म को देखते हैं, दैट्स अ टैग। इसी तरह बॉडी के हर सेल्स के ऊपर जब एंटीजन लगे होंगे तो वो एक दूसरे के साथ इनकाउंटर नहीं करते। अब चूंकि एंटीजन हर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है, तो जो बैक्टीरिया है, जाहिर सी बात है वो भी सेल्स है, तो उनकी भी मेम्ब्रेन पे अपने एंटीजन होते हैं। तो जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसका एंटीजन चूंकि हमारे एंटीजन से डिफरेंट होता है, इसलिए हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इनगल्फ कर लेते हैं, मार देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन उमर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम पास पेपर नहीं करेंगे क्या, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ बेटा बिल्कुल करेंगे। उमर एक काम कर लेते हैं। आई थिंक आई एम सजेस्टिंग यू कि आप कोई ऐसा टाइम निकालें,
एक काम कर लेते हैं ना, पास पेपर्स के क्वेश्चंस के लिए एक तो ये काम करें कि जो जो क्वेश्चंस मुश्किल है थोड़ा सा मुझे अगर आप व्हाट्सएप पे उनके नंबर भेजें एमसीक्यूज की कि ये एमसीक्यूज है, जहाँ से आप भी और उमर आप भी, जाहिर सी बात है आप लोग थोड़ा सा फास्ट लर्नर हो, तो जो आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे वो सबके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जरा वो एमसीक्यूज जो है वो थोड़ा सा मुझे एक लिस्ट पे भेज दे कि सर ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक सेशन आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा करके उसकी डिस्कशन कर लूंगा बेटा, ठीक है। एंड आई थिंक ये हम आप लोगों से टाइम डिसाइड करके कोई भी ऐसा टाइम रख लेते हैं 1 घंटे की या 1.5 घंटे की कोई सेशन हो जिसमें सारे एमसीक्यूज डिस्कस करें। तो आप प्लीज उस पे जरा एमसीक्यूज की एक लिस्ट तो बनाएं, मेरे पास भी फाइल है तो मैं उस पे क्वेश्चंस दे के उसके हिसाब से या तो रिकॉर्डिंग कर लूंगा खुद घर पे और आपके साथ शेयर कर लूंगा, या फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहें और उस एक जूम सेशन कर लेंगे, बाद में बच्चों के साथ शेयर भी कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है। सर आप मिड से पहले करा सकते हैं वो, क्योंकि मिड्स में पेपर आ रहे हैं ना इसका, यानी हम लोग अभी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह रख नहीं सकते क्योंकि पढ़ना होता है बाकी सब्जेक्ट्स का, 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के। जी तो मिड से पहले की ही बात करूं बेटा, मिड से पहले ही, क्योंकि मिड में तो ये सर हम चीजें आ रही हैं। एक्स्ट्रा सेशन कोई रख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे ना, हमने यानी 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पढ़ना होता है सब, यानी चारों का, तो एक्स्ट्रा सेशन मुश्किल ही है, अभी 14 दिन मिड्स हैं। तो फिर हल बताएं ना, फिर आप इसका हल बताएं, क्या करें आप बताएं, फिर क्या करें? अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं ले सकते और आपको सर प्रॉब्लम भी है तो फिर सैटरडे या क्या? संडे को रख लें एक्स्ट्रा। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि कोई मैंने यही तो कहा कि कोई टाइम डे बताइएगा उस हिसाब से कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आप इतने मसरूफ लोग हैं और आपको प्रॉब्लम भी है, तो फिर तो इसका हल नहीं है ना, फिर तो इसका कोई हल ही नहीं है, फिर तो परेशानी वाली बातें हैं। तो आप इसका हल निकालें ना यार, आप ये तो ना कहें कि टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं भी बड़ा मसरूफ होता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा चीजें। सर आप अगली क्लास में करा दें। बेटा क्लास में कैसे कराएं? क्लास में तो फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा? तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेना यार, क्या आप लोग खाने पीने के लिए टाइम नहीं निकालते, खाते नहीं है, सोते नहीं है क्या? तो 1 घंटा निकालें, इसमें क्या है? घर में बैठे बैठे कहीं कहीं सर सैटरडे संडे को अरेंज कर लें एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, बिल्कुल अरेंज कर लेते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन 4 बजे के बाद ही अरेंज होगा क्योंकि मेरी कंसेक्यूटिव क्लासेस होती है 4। 4 के बाद कोई भी टाइम रखो, शाम में रखो, रात को रखो, कोई भी टाइम रखो, ठीक है। तो इस वक्त आप इस टाइम जाया कर रहे हैं, मैं अभी इसलिए आपको लेक्चर देने गया हूँ, आप लोगों ने ये चीजें शुरू कर दी, वो ये तो हम व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उमर बेटा समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, जी जी सर, सही है सही है। ओके ओके, प्लीज फोकस कीजिएगा जरा। इसका मतलब है कि एंटीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंटीजन की 2 किस्में हो सकती हैं, एक को हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन और एक को कहते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। तो नॉन सेल्फ कौन से थे? जो कि बैक्टीरिया वाले थे, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बना। और जो सेल्फ एंटीजन होते हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं, उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होता। तो यही वजह होती है कि हर वो एंटीजन जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने, यानी उसको नॉन सेल्फ कंसिडर किया जाए, तो वो हम कहलाते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। वो किसी फॉरेनर पार्टिकल के ऊपर होते हैं और हमारी बॉडी के अपने एंटीजन के अगेंस्ट कभी भी इनकाउंटर वाला मामला नहीं होता। होपफुली ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। चलिए अब इसको जरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो तीसरा पॉइंट आपके सामने आ रहा है, दे कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हिच एक्ट एज अ साइट ऑफ, कौन सा साइट? सेल टू सेल रिकॉग्निशन, मतलब एक सेल दूसरे सेल को पहचान रहा है, एंड इट इज नोन एज एंटीजन। These antigen act as a identification mark, and all the body cell recognize one another and do not encounter unless they become non-self। जब तक वो non-self ना हो उनके साथ ये कभी नहीं लड़ते। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया मेम्ब्रेन का। अच्छा, अब मेम्ब्रेन का चौथा फंक्शन क्या है वो भी जरा समझ लीजिए, कोशिश कीजिएगा प्लीज। चौथा फंक्शन मेम्ब्रेन का ये है कि हमारे सेल्स के अंदर एक और प्रोटीन लगा होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है प्योर, और उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? रिसेप्टर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं और हर रिसेप्टर एक खास किस्म के केमिकल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि हर एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है या हर सबस्ट्रेट का अपना एक एंजाइम होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि हर रिसेप्टर का अपना एक केमिकल होगा जिसके साथ वो इनकाउंटर करते हैं। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन एक जो है एक हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज से।
अब पेनक्रियास के सेल्स के अंदर ये खासियत है कि वो हार्मोन इंसुलिन बनाते हैं। अब ये जो इंसुलिन है, ये वहां से ट्रांसपोर्ट होगा और कहाँ आएगा? लिवर के पास आएगा। लिवर के पास जब आएगा तो लिवर के जो सेल्स होते हैं, उनके सेल्स के मेम्ब्रेन के अंदर इंसुलिन का रिसेप्टर लगा होता है, यानी वो इंसुलिन को पहचानते हैं। इंसुलिन आके उस रिसेप्टर से बाइंड होता है और जब वो बाइंड होता है तो लिवर के सेल्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं इंसुलिन की वजह से। इसका मतलब है रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? लिवर का सेल। और हार्मोन आया कहाँ से है? पैनक्रियाज से। अब कहाँ पैनक्रियाज, कहाँ लिवर? ये दोनों अलग-अलग ऑर्गन हैं, एक दूसरे से दूर है, लेकिन ब्लड के थ्रू एक का केमिकल दूसरे के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। अब जब हार्मोन इंसुलिन ब्लड में आएगा तो वो सिर्फ लिवर के पास थोड़ी जाएगा, ब्लड तो हर जगह जाती है, तो वो हर एक सेल से गुजरेगा। लेकिन बाकी सेल्स क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर इसका रिसेप्टर ही नहीं है। इसलिए जहाँ इसका रिसेप्टर होगा वहाँ वो सेल इसको रिस्पॉन्ड करेगा, जिसको आप लोगों ने ओ लेवल में नाम दिया था टारगेट सेल्स या टारगेट ऑर्गन्स। तो टारगेट का मतलब होता है कि वहाँ इनके रिसेप्टर होते हैं, जभी तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वरना वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड रिसेप्टर्स and these receptors play very important role to trigger certain types of reactions in response to other chemicals which are going to bind with these receptors. तो जो भी इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह ग्लूकागोन एक हार्मोन है, उसका अपना रिसेप्टर होगा, इंसुलिन का अपना रिसेप्टर है, एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका अपना रिसेप्टर है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका अपना रिसेप्टर है। इसी तरह ऑस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जितने भी हार्मोन्स है, थायरोक्सिन है, इन सब के अपने-अपने रिसेप्टर्स होते हैं और वो एक पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर जाके बाइंड होते हैं और वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। बेटा समझ रहे हो? आप लोग काइंडली थोड़ा-सा एक्नॉलेज कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी ज़रा बताएँ। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है। एंड हफ्सा, आयशा, आप समझ रहे हो? अनम, जवेरिया? Yes, sir. सर थोड़ी स्लाइड नीचे कर दें। ठीक है, अभी हो जाएगी। सो अब ये तो कुछ चीज़ें थी जो हमने रिसेप्टर के हवाले से अब मैं रिसेप्टर्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इन रिटन फॉर्म। लेट्स सी द डिस्कशन कि वो क्या है और किस तरह इसका रोल है। सो लेट मी टू डिस्कस दैट। मैं ज़रा इसको पहले मिटा दूँ। राइट। अब आ जाइएगा ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पे। Membranes have some receptors, receptor proteins, which are specific to some chemical messengers like hormones, and so receive the message from the messengers होगा ना? Receive the messages from the अच्छा 2 बार आ गया। Receive the messages from yeah. Right. And so receive the messages from these messengers and deliver it in the cell cytoplasm where chemical reactions occurs accordingly. मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो हार्मोन जो रिसेप्टर लगा होता है, जब इसके ऊपर रिसेप्टर बाइंड हो जा जब इसके ऊपर मैसेंजर बाइंड होता है ना, तो जो हार्मोन होता है वो सेल के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि हार्मोन एक तो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, दूसरा वो चार्ज होता है, पोलर होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूजुअली क्रॉस नहीं करता। उसका मैं रीजन दूंगा क्या वजह होती है। तो इसलिए वो बाय सेल के अंदर नहीं आ सकता, बाहर अटैच होके भी अपना एक्शंस आगे फॉरवर्ड करता है, साइटोप्लाज्म को मैसेज डिलीवर करता है। वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे आगे टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो 4 फंक्शन मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं क्या-क्या है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी एक पहला फंक्शन। दूसरा प्रोविजन ऑफ सेपरेट कंपार्टमेंट्स दैट रिएक्शन आपस में मर्ज ना हो या इंटरफेयर ना करे। तीसरा provision of antigens in the plasma membrane so that cell can recognize each other and they might differentiate from the non-self antigen ताकि फिर वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे। और चौथी चीज क्या है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होंगे और इन रिसेप्टर्स का काम क्या होगा, हार्मोन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेंगे, जिसके लिए वो स्पेसिफिक होंगे। So these are the 4 important function of membrane. ठीक है, राइट। नाउ हमारा अगला टॉपिक क्या है, which is in front of you, that is the fluid mosaic model of the membrane. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्या मुराद है मेम्ब्रेन का?
इससे पहले कि मैं इसके साथ आपको डिस्कस करूं, मैं आपको एक मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं पहले। आप मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर के लिए प्लीज। मैं इसको जरा आपके साथ शेयर करूं। यस, नाउ लुक एट दिस। बेटा आपके सामने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। यस, पहली बात तो बेटा ये सुन ले कि इस चीज को देखिए, सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज है? फॉस्फोलिपिड है। आपको मैंने बताया था फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 फैटी एसिड होती हैं और दोनों तरफ इसके ग्लिसरॉल के हेड होते हैं। तो ये ग्लिसरॉल के हेड है, ये एक फॉस्फोलिपिड हुआ। नीचे से एक और फॉस्फोलिपिड है जिसके फैटी एसिड के टेल ऊपर आ रहे हैं, सही है। तो इसको हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड बायलेयर। क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड बायलेयर, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का एक लेयर ऊपर है, इंडिविजुअल मोनोलेयर, और एक मोनोलेयर नीचे है। तो दोनों अपोजिट ऐसे ओरिएंटेड है कि उनके फैटी एसिड एक दूसरे के सामने है। ये जो मेम्ब्रेन टिश्यू फ्लूइड है, ये सेल से बाहर का एरिया है, ये सेल के अंदर का एरिया है, ये मेम्ब्रेन की थिकनेस है। यहाँ लिखा है आउटसाइड इनसाइड। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जितने भी फैटी एसिड है, ये मेम्ब्रेन का इंटीरियर बना रहा है, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन थिकनेस वाइज। और जो मेम्ब्रेन की पेरिफेरी है, बाहर वाला पार्ट और अंदर वाला पार्ट, ये दोनों मेम्ब्रेन की पेरिफेरी बना रहे हैं और ये फॉस्फोलिपिड से बने, आई मीन ग्लिसरॉल से बने होंगे। सो ग्लिसरॉल हेड अबव, ग्लिसरॉल हेड बिलो, एक तो याद रखिएगा बड़ा लेयर। फिर इसके अंदर आप ये देखिए, ये सारी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये भी प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसे अपने एंटीजन का नाम भी दिया था कि इस पर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है प्रोटीन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है। इसी तरह ये देखो, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है। क्यों ग्लाइकोलिपिड है? क्योंकि ग्लूकोज की चेन किसके ऊपर है? फॉस्फेट हेड के ऊपर है, इन्हें फॉस्फोलिपिड के ऊपर है। तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ये अगर आप ये ग्रीन वाले देखिए तो ये कोलेस्ट्रॉल है जो मेम्ब्रेन के अंदर होना जरूरी होता है, इसकी मैं फंक्शन बाद में बताऊंगा। अब ये सारा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना, तो इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका मतलब क्या है? फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को, आई मीन सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर कोई चीज जेल टाइप हो तो उसको भी सेमी फ्लूइड कहते हैं। कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। कैसे? ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ये कांस्टेंट मूवमेंट कर रहे होते हैं। इनके ये जो फैटी एसिड के टेल है ना, ये बाकायदा स्विंग स्विंग होते रहते हैं, जैसे कि यूं यूं इसके टेल हिल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, वो अपनी जगह छोड़ के आगे पीछे मूव कर सकता है। यानी ये जो फॉस्फोलिपिड है, जिस पे मैंने कर्सर रखा है, वो यहाँ भी आ सकता है और ये वापस भी जा सकता है। इनकी मूवमेंट मोनोलेयर के अंदर फ्री होती है, लेकिन ये ऐसे मूव नहीं कर सकते ऊपर नीचे, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये नीचे आ जाए, इसके ऊपर ये ऊपर आ जाए, बल्कि मोनोलेयर में ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, एज वेल एज देयर फैटी एसिड आल्सो कैन मूव। इसी तरह ये भी मूव कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम फ्लूइड का नाम दे रहे हैं कि ये बिल्कुल समझो कि ये सॉलिड नहीं है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन। तो एक तो इस तरह से बात आप याद रखें। फिर ये जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे ये प्रोटीन है, ये भी मूवमेंट करती हैं, लेकिन इसकी मूवमेंट कुछ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि इन मॉलिक्यूल्स की होती है। ये बाकायदा स्पिनिंग करता है, घूमता है मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि एक स्पिनर होता है। अच्छा, अब इसलिए इसको फ्लूइड कहते हैं
क्योंकि एज अ लिक्विड के तौर पे मेम्ब्रेन पूरा का पूरा सॉलिड नहीं है कि फिक्स स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल सारे विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूवमेंट कर रहे होते हैं, इसको फ्लूइड कहते हैं। फिर फ्लूइड के बाद मोज़ेक का वर्ड लगा है, मोज़ेक, MOSAIC। व्हाट डू यू मीन बाय, देखो नीचे लिखा भी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मोज़ेक का मतलब क्या होता है बेटा? मोज़ेक कहते हैं एक पैटर्न को। किस किस्म का पैटर्न हो? आप कभी अगर किसी ऐसी जगह गए हो जहां जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो चीज़ें देखी और पढ़ी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? कोई सवाल आपके ज़हन में उठ रहा हो? फ्लूइड क्यों कहते हैं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को? इसलिए फ्लूइड कहते हैं कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, वो मूव कर रहे हैं, वो फिक्स नहीं है। मतलब इवन टू एक मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के यहाँ जा सकता है, वापस आ सकता है, अपने मोनो लेयर के अंदर। देखो, इसको कहते हैं बाय लेयर, दोनों मिला के बाय लेयर है। तो ऊपर वाली लेयर भी मोनो लेयर है, नीचे वाली भी मोनो लेयर है। तो एक मोनो लेयर के अंदर हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट होती है फॉस्फोलिपिड की, अपनी जगह भी छोड़ सकते हैं और इनके जो टेल्स होते हैं वो तो वैसे भी पेंडुलम की तरह मूव कर रहे होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, फ्री मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उनको फिर हम कहते हैं कि इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड। दैट्स व्हाई वी से फ्लूइड। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? यस सर। अच्छा। फिर दूसरी बात ये है कि इसको मोज़ेक क्यों कहते हैं? मोज़ेक थोड़ा रिकॉर्डिंग में इतना अच्छा नहीं था, तो मैं आपको इसलिए यहाँ से समझा रहा हूँ। मोज़ेक का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ मूवमेंट। मैं आपको एक चीज़ अगर थोड़ा-सा बता दूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, मतलब सर्कल में घूम रहा है और उस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे-छोटे और स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपस में मूव कर रहे होते हैं। यानी एक बड़ा स्ट्रक्चर तो घूम ही रहा है, उस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स और हैं जो वो भी अपनी ख़ास मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब कोई ऐसा पैटर्न हो कि जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रहे होते हैं, इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। मसलन मैं आपको अगर कहूँ, आपने कभी टी टाइम में कभी बैठे हो? कभी अगर अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे एक ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर कप पड़े होते हैं और कुछ लोग बैठे होते हैं, वो घूम रहा होता है ना? आपने कभी देखा होगा। तो उसको देखिए, वो जो ट्रे होती है, ट्रे भी घूम रही होती है और वो ट्रे के अंदर जो कप होते हैं, वो भी एक-दूसरे के साथ आगे-पीछे हो रहे, मूव कर रहे होते हैं। तो अब ट्रे की मूवमेंट सर्कल में है, गोल है या वो समझ लो कि 180 के एंगल पे है या इस तरह वो स्पिनिंग कर रही होती है और अंदर जो कप्स होती हैं वो ज़िग-ज़ैग एक-दूसरे के रिस्पेक्ट टू मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो पैटर्न होती है इसको हम कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। और इसको हमने मोज़ेक का नाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि अगर आप ये देखें तो ये जो मोनो लेयर के अंदर मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड के, एक तो ये मूव कर रहे हैं हॉरिज़ॉन्टली, यूँ यूँ भी और इसके टेल भी मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये बाकायदा स्पिन करते हैं। स्पिन से मुराद कंप्लीट सर्कल में नहीं जाते लेकिन थोड़ा-सा स्पिन करते हैं। मैं 1 सेकंड आपको ज़रा दिखा देता हूँ, इनकी मूवमेंट कैसे होती है। मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, आपको थोड़ा-सा अपने हाथ के इशारे से समझा देता हूँ कि इसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो प्लीज़ मुझे ये देखिए आप, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरा हाथ देखें, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल इस तरह मूव कर रहा हो, जैसे कि वॉल क्लॉक के अंदर पेंडुलम होता है, यूँ-यूँ घूम रहा है, मतलब मुस्तकिल घूम नहीं, इसको हम स्पिनिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ये जितने प्रोटीन हैं, ये असल में स्पिनिंग मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, यूँ-यूँ घूम रहे होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, वो हॉरिज़ॉन्टली मूव कर रहे होते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर इनकी मूवमेंट होती है। अच्छा, इस मूवमेंट को चूँकि ये यूँ मूव कर रहे हैं, ये स्पिनिंग कर रहा है और एक और बात, ये जो प्रोटीन है, ये भी मूव कर सकता है फॉस्फोलिपिड की तरह, ये अपनी जगह छोड़ सकते हैं, आगे-पीछे जा सकते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे कि ये है, चैनल है। हालाँकि इसके अंदर भी हल्की-फुल्की मूवमेंट ज़रूर होती है, लेकिन ये अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, फिक्स होता है। अब मैं इसकी मिसाल यूँ दूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्लेन से गुज़र रहे हैं, जहाज़ में बैठे हैं और नीचे एक समंदर है, बड़ा समंदर है और उस समंदर के अंदर ग्लेशियर्स हैं, बड़े-बड़े पहाड़ों के वो जो है जिसको हम कहते हैं ना, उसको एक नाम देते हैं, मैं ज़हन से भी निकल गया। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं पानी के अंदर, आइसबर्ग, सॉरी, हाँ, याद आ गया, आइसबर्ग। तो अब आप ये समझो कि ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की जो हेड है ना, इसको आप पानी समझो क्योंकि ये ज़्यादा तादाद में है, ये पूरा समंदर है और इस समंदर के अंदर ये जो देखो आधे कुछ हेड निकले हुए हैं बाहर इसके ऊपर, तो ये समझो कि ये पानी के अंदर ग्लेशियर्स है, आइसबर्ग है, जिनके हेड बाहर निकले हुए हैं। इस तरह इसके भी हेड निकले होंगे, ये भी देख सकते हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बर्फ के जो आइसबर्ग होंगे वो वाटर सरफेस से ऊपर होगा। फिर अगर ये वाले देखें तो ये छोटे-छोटे टुकड़े हैं, तो हमें समंदर के अंदर जो बड़े आइसबर्ग हैं,
वो स्पिनिंग कर रहे होते हैं, हल्का हल्का पानी की विद रिस्पेक्ट टू वाटर के साथ वो हल्का हल्का मूव कर रहा होगा, वो भी अगर आप करीब आके देखेंगे तो फील होगा। लेकिन जो छोटे बर्फ के टुकड़े होंगे वो बाकायदा पानी में फ्लोट कर रहे होंगे इधर से उधर से। तो ये जो छोटे प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन के एक किनारे में लगे होते हैं, ये तो फ्री मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो बड़े प्रोटीन है वो स्पिनिंग कर रहे होते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल तो वैसे भी मूव कर रहे होंगे, इसको हम फिलहाल वाटर की तरह कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम मोज़ेक का नाम देते हैं, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रहे हो। समझ रहे हो बेटा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? मोज़ेक का यस मतलब समझ सर। आ गया? अच्छा, तीसरी बात है हमारा मॉडल। देखो ना, फ्लूइड, मोज़ेक, मॉडल। तो फ्लूइड इसलिए कि मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, मोज़ेक इसलिए कि पैटर्न है, और मॉडल क्यों कहते हैं? मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉडल का मतलब होता है डमी, जिसको हमने, जो कि रियल नहीं होता, ओरिजिनल नहीं होता। अब आप मुझे बताएं मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? उमर, कितनी होती है मेम्ब्रेन की 7 थिकनेस? नैनोमीटर 7 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर। तो क्या वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। तो फिर हम किससे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें लाइव इमेजेस दिखा सकते हैं? लाइव दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? नहीं नहीं सर, वो दिखा मरी हुई सकते। दिखाता है ना। हाँ, डेड दिखाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर सारी मूवमेंट है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप हमने देखा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइव दिखा नहीं सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर लैशिंग मूवमेंट होती है, ये उधर उधर जा रहे होते हैं? सर उन्होंने सोचा ऐसा होगा ना, जिसने बनाया उसने सोच लिया कि ऐसा होता होगा, फिर सब मान गए। सर नहीं फ्लूइड उमर, होता है ना, तो फ्लूइड की वजह उमर से देखो, प्रेडिक्ट किया उमर होगा। देखो, एक तो सोचने सी बात, अगर आप कोई बात सोचेंगे तो उसके लिए कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना आपके पास। आप, हम तो फ्री में तो कोई चीज नहीं बना सकते कि हाँ ये इस तरह होगा, और इतने बड़े लेवल पे बिलीव तो नहीं करेंगे कि वो कोर्स का एक पार्ट बन जाए। तो हम इसके लिए यूं कहते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि कभी आप बहुत सारे स्नैप्स लेते हैं, फोटोज लेते हैं, और फोटोज को बहुत तेजी से चलाते हैं वीडियो फॉर्म में, तो वो उसके अंदर आपको मूवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है कि कुछ वो वीडियो तेजी से चल रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ इमेजेस ले सकते हैं, और जब बहुत सारे इमेजेस लेंगे और उन इमेजेस को आप वीडियो की तरह चलाते हैं, तो आपको एक अंदर एक मूवमेंट नजर आती है, इसके टेल यूं यूं हिल रहे हैं, ये प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो जो हमारे पास एक एविडेंस है, जिसकी बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हमने मल्टीपल सैंपल लिए, उनके मल्टीपल पिक्चर लिए, उनको वीडियो की तरह चलाए, तो उसके अंदर हमें मूवमेंट इस तरह फील हुई, इसलिए हमने इसको एक मॉडल का नाम दिया है। उमर, गेटिंग? सो ये सारी जी सर, बातें आ जो गया है, समझ। ठीक है। तो ये इस लिहाज से इसको हम कहते हैं फ्लूइड, मोज़ेक, मॉडल। ठीक है, तो चले अब इसको हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मैं आपके साथ जरा शेयर करूं चीजें, और ये वही ये वही बात कर रहे हैं। चलिए अब वापस आते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं चीजों को। जी, अभी ये देखिएगा। सर आपका माइक बंद है। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी? नहीं सर। आप लोगों को? ओहो बेटा, तो बता देना, मैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहा था अभी। जी, it is fluid because of random movement of phospholipid molecules in their monolayer, as well as protein molecules in the phospholipid bilayer. प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोटीन ऊपर से शुरू होता है, नीचे तक गुजर रहा है, दोनों लेयर के अंदर मौजूद होता है, इसलिए ये अपनी तरफ से मूवमेंट कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, और जो आपके जो वो है फॉस्फोलिपिड के हेड है वो अपने हिसाब से मूवमेंट कर रहा है।
both types of molecules move freely with respect to one another. सही है? Protein molecules show some spinning movement while other shows ping pong movement in the phospholipid bilayer. Ping pong movement का मतलब क्या होता है? कुछ प्रोटीन होते हैं कि जो एक तरफ से बंद होते हैं, दूसरी तरफ से खोलते हैं. मैं एक बार फिर आपको डायग्राम दिखा देता हूं ताकि वो पिंग पोंग का मूवमेंट भी आप समझ जाएं वो किसे कहते हैं. ये देखिएगा ये डायग्राम. इसमें ये तो खैर फिक्स है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती. ये चैनल है जिससे उधर मॉलिक्यूल गुजरते हैं. अलबत्ता मैं देखता हूँ शायद कोई डायग्राम और हो हमारे पास. यस, अब देखो यहाँ अगर आप देखें तो ये यहाँ से चीजें गुजर रही है ना, तो ये नीचे से अगर बंद हो जाएगा तो उसके ऊपर दोनों किनारे खुल जाएंगे, और अगर दोनों किनारे आपस में जुड़ जाएंगे तो ये वाला खुल जाएगा. इसका मतलब है ये पिंग पोंग मूवमेंट होती है. ये अगर खुलेंगे तो ठक के साथ ये दोनों किनारे खुल जाएंगे. जैसे कि अगर आप हाथ को, अगर दोनों हाथों को इस तरह पकड़ें, अगर मैं दिखाता हूँ, अगर मेरी वीडियो सही आ रही हो तो मैं आपको जरा दिखा सकूं. आई डोंट नो कि सही आ रही है. मैं आप लोगों को नजर आ रहा हूँ? Yes, sir. देखिए मेरे हाथ देखें, अगर ये इस डायरेक्शन में है और ये यूं होते हैं, ये कहलाती है पिंग पोंग मूवमेंट. यानी अगर ये यूं होगा तो ऊपर से चीजें नीचे आएगी, रुकेगी, पास नहीं होगी. जो ही ऊपर होगा तो पार्टिकल्स को नीचे पास कर देगी. जैसे ये है ना, अगर मैं ये दोनों किनारे जोड़ दूं तो मॉलिक्यूल्स यहाँ आके यहाँ रुक जाएंगे, और जब ये ऊपर से दोनों से बंद होगा तो उसको पुश करके अब बाहर जाने दे देंगे. ये होती है पिंग पोंग मूवमेंट. दिस इज द पिंग पोंग मूवमेंट. ठीक है? आर यू गेटिंग? यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गई एक किस्म की पिंग पोंग मूवमेंट. अब हम जरा वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. बस बेटा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, ये मुझे एक मॉडल खत्म हो जाए, 2-3 लाइनें पढ़नी है, खत्म हो जाएगा. Right. Protein molecules show some spinning while other ping. अच्छा ठीक है. In the phospholipid bilayer, the membrane shows diversity in the type of molecules present and their movement, and this pattern of molecular arrangement is called mosaic pattern. तो इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है. कभी प्रोटीन करीब करीब है, कभी दूर है, कभी उसकी मूवमेंट किसी और तरफ है. बहरहाल ये सब रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक मोज़ेक पैटर्न फॉर्म में होते हैं. ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी आप लोगों को? मोज़ेक पैटर्न समझ में आ गया? मोज़ेक व्हाई मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सवाल आता है 3 मार्क का. तो उसके लिए आपको पता है कि आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसे मैंने दिया. तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं. अगर आपको पास पेपर का मसला है तो फिर ठीक है, ये चैप्टर तो वैसे भी मिड में नहीं आ रहा, तो फिर या तो ऐसा करें कि कल की जो क्लास है उसमें पास पेपर ले आए, वो डिस्कस कर लेते हैं. आप क्वेश्चन जमा कर ले, पहले एमसीक्यूज आपस में मशवरा कर ले ग्रुप में, फिर मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, अगर थ्योरी क्लास लेनी है या पास पेपर डिस्कस करते हैं. थैंक यू, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.